हेलो बच्चों। आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी प्रश्नावली लेके आए हैं जो कि बोर्ड परीक्षाओं में इससे निश्चित ही सवाल पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। इसको हम बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं के विषय में हमने 9th की क्लास में पढ़ा था। परिमेय संख्याएं क्या होती थी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P अपान Q के रूप में लिख सकते थे, जिनको हम P अपान Q के रूप में लिख सकते थे और Q वहां पर नॉट इक्वल टू 0 होता था, उसको हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। अब हमें पढ़ना है कि अपरिमेय संख्याएं क्या है। हमें पढ़ना है अपरिमेय संख्याएं क्या है। तो बच्चों, अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते और जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जाता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। और जहां Q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हो गया हमारे पास अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 17 हो गया। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं। ऐसी संख्याएं हमारे पास कौन सी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब इनसे आधारित हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत हमें सिद्ध करना होता है अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 ये अपरिमेय संख्याएं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अब हम इसको सिद्ध करते हैं कि अंडर रूट 3 हमारे पास एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस टाइप का ये क्वेश्चन जरूर हमें परीक्षाओं में मिलता है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम बच्चों क्या करते हैं कि इसको हम उल्टा मान के लगाते हैं, विपरीत विधि का प्रयोग करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको लेके चलते हैं, मानते हैं, हम इसको मानेंगे, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हम इसको मानते हैं अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है।
अब अगर ये संख्या परिमेय संख्या होगी तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमने इसको मान लिया कि ये P/Q के बराबर है। हमने मान लिया कि √3 हमारे पास P/Q के बराबर है। इस P/Q की तुलना अगर हम √3/1 से करते हैं तो P हमें मिलता है √3, उसका जो गुणनखंड होता है वो √3 गुणे 1 हो रहा है और Q इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो Q हो गया हमारे पास 1। तो P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ वो 1 हुआ। कब हुआ उभयनिष्ठ गुणनखंड? जब हमने उसको परिमेय संख्या मान रखा है। तो इसमें से हम ये कह पा रहे हैं कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अगर हमने √3 को एक परिमेय संख्या कहा तो √3 हमारे पास P/Q के बराबर हो गया। तो P हो गए √3, उसका जो गुणनखंड होगा, देखिए अगर हमने इसको कह दिया कि P हमारे पास √3 है तो इसको हम लिख सकते थे √3 गुणे 1, और Q को हमने क्या कहा कि 1 है तो उसको हम लिख देंगे 1 गुणे 1। तो इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ वो 1 हुआ। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया? 1 हो गया। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास 1 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस √3 बराबर P/Q में दोनों तरफ हम वर्ग करा देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों ओर हम इसका वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करते हैं तो दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर हम क्या करते हैं? वर्ग कर देते हैं। जो हमने √3 बराबर P/Q माना उसका हमने दोनों ओर वर्ग कर दिया। तो जब दोनों ओर वर्ग हम करेंगे तो √3 का वर्ग क्या हो गया? 3 हो गया। इधर क्या हो जाएगा? P² बटे Q², अगर हम यहाँ से Q² का मान निकालते हैं तो ये आता है P² बटे 3। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि ये जो P² है वो 3 से विभाज्य है। P² हमारे पास क्या है? 3 से विभाज्य है। P² 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है। अब हम क्या जानते हैं? अगर किसी संख्या का वर्ग किसी से विभाज्य होता है तो वो संख्या निश्चित ही उससे विभाज्य होती है। जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास 9 था, अब 9 को हमने 3 से विभाजित कर दिया, 3 आ गए। इस 9 का अगर वर्गमूल कहा तो 3 हो गए। 3 से 3 को विभाजित कर दिया, वो भी हो गए। तो अगर किसी संख्या का वर्ग 3 से विभाज्य होगा तो वो संख्या निश्चित ही 3 से विभाज्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि P क्या है? 3 से विभाज्य है। P हमारे पास क्या है? 3 से विभाज्य है। P क्या है? 3 से विभाज्य है। P हमारे पास क्या है? 3 से विभाज्य है। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम ये करते हैं कि अब हमने Q² बराबर P²/3 निकाला। अब हम इस P को कुछ मानते हैं। हमने ये कहा, माना हमारे पास P जो है वो 3m के बराबर, माना P जो है क्या है? 3m है। इसको यहाँ रखते हैं तो Q² बराबर 3
m का स्क्वायर अपान 3 कितना हो गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या करते हैं, इस 3m का वर्ग किया, तो 3m का अगर हम वर्ग कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3m का वर्ग करते हैं तो क्या मिलता है, क्यू स्क्वायर बराबर मिल जाता है 9m स्क्वायर बटे 3। इस 3 से हमने इसको काट दिया तो क्यू स्क्वायर का मान आएगा 3m स्क्वायर, क्या मिलता है 3m स्क्वायर। तो यहां से m स्क्वायर का मान क्या होगा, अगर हम m स्क्वायर का मान निकालते हैं तो हमको मिल जाता है क्यू स्क्वायर बटे 3। तो यहाँ से अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से अब हम कह पा रहे हैं कि क्यू स्क्वायर हमारे पास 3 से विभाज्य है। हमने ये कह दिया कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो जब क्यू स्क्वायर हमारे पास 3 से विभाज्य होगा तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, इसलिए क्यू 3 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी हमारे पास क्या है 3 से विभाज्य है। अगर क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो जाता है तो निश्चित ही हमारे पास क्यू भी 3 से क्या होगा, विभाजित हो जाता है। अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर P 3 से विभाज्य था, यहाँ पर Q 3 से विभाज्य है। इसका अर्थ ये निकला कि P के अगर हमने गुणनखंड किया तो हमें 3 मिल रहा है, Q के गुणनखंड किया उसमें भी 3 मिल रहा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है, P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 3 है। तो हमने यहां से देखा कि P और Q, P और Q, P और Q का उभयनिष्ठ, का उभयनिष्ठ, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, लेकिन जब इसको हमने परिमेय संख्या माना था तो उसका गुणनखंड क्या था, 1 था। अभी हमको क्या मिला कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, लेकिन इसको हमने विपरीत तरीके से हल किया तो हम लिखेंगे लेकिन विरोधाभास द्वारा, लेकिन विरोधाभास द्वारा, लेकिन विरोधाभास द्वारा P और Q, P और Q का उभयनिष्ठ, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं हो सकता, 1 के अतिरिक्त, 1 के अतिरिक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इस आधार पर हम बता सकते हैं कि √3 हमारे पास परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 3 मिल रहा, आना कितना चाहिए था, 1, आया कितना, 3। अगर ये परिमेय संख्या होती तो इसका गुणनखंड हमको 1 मिलता, लेकिन हमें मिल रहा 3। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि √3, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है।
इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम इससे सिद्ध कर सकते हैं कि √3 हमारे पास कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक एग्जाम्पल इसी प्रकार का हम और हल करते हैं, जो होगा हम √5 को ले रहे हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, जिससे 1 नंबर हमारा इसमें से पक्का होगा। दूसरा क्वेश्चन सिद्ध करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम सिद्ध करते हैं कि √5 हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है √5। क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सब लोग इसको लगाना शुरू करेंगे। हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये सब क्वेश्चन इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको हम जरूर ही तैयार कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जरूर ही बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या। सेम तरीका वही है, तरीका वही है जैसे अभी हमने किया। क्या किया? √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया। अब हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सब लोग कर सकते हैं, कोशिश करिए। जब हम कोशिश करेंगे तभी हम कुछ चीजों को कर पाएंगे, बिना कोशिश के कुछ नहीं होता है। कोशिश करने से ही आगे की चीजें हल होती हैं। कोशिश नहीं करेंगे कुछ नहीं आएगा। चलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, इसे हम सिद्ध करते हैं। तो सेम वही मेथड है। क्या मानते हैं? माना हमें मानते हैं कि ये √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमें मानते हैं कि √5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर है। तो हमने इसको P/Q के रूप में लिख दिया। हमने लिखा कि √5 हमारे पास P/Q के बराबर है। P/Q के बराबर है। सेम क्रियाविधि वही। यहां पर हमने देखा कि P हमारे पास √5 हो गया। तो अगर P √5 हो गया तो इसके गुणनखंड क्या हुए? √5 गुणे 1। Q की तुलना करते हैं, यहां पर 1 छुपा हुआ है, तो Q बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। अब अगर हम तुमसे पूछें कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ, तो हमने क्या देखा था? P का गुणनखंड हुआ था √5 गुणे 1, Q का गुणनखंड हुआ 1 गुणे 1। तो उभयनिष्ठ कौन हुआ? तो हम कहेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ 1। तो हमने यहां से देखा कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो P और Q का जो हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है, तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है।
कहाँ से देखा? हमने कहा P हमारे पास है √5। P क्या है हमारे पास? √5। √5 गुणे 1 लिख सकते हैं। Q हमारे पास क्या है? 1, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 1, इसलिए इसका जो गुणनखंड हुआ वो 1 हुआ। अगर हमारे पास √5 परिमेय संख्या है तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अब हम क्या करते हैं कि इसका दोनों ओर हम वर्ग कराते हैं। दोनों ओर क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। इसके आगे हमें क्या करना है? दोनों ओर वर्ग कर देना है। क्या कर देना है? दोनों ओर वर्ग कर देना है। इसका दोनों ओर हम वर्ग कर देते हैं। तो जब दोनों ओर वर्ग करते हैं तो √5 का वर्ग क्या होगा? 5 होगा। P/Q का वर्ग क्या होगा? P² बटे Q² होगा। अगर हम तिर्यक गुणा कर लें तो 5Q² बराबर हो गया P², अर्थात Q² का अगर हम मान निकाल रहे हैं तो हमें मिल रहा है P²/5। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं कि P² 5 से विभाजित है। ये P² इस 5 से विभाजित हो जाता है, क्योंकि P² 5 से विभाजित है। P² हमारा क्या हो रहा है? 5 से विभाजित हो रहा है। P² 5 से विभाजित है। P² 5 से विभाजित है। P² क्या है? 5 से विभाजित है। अब अगर P² मान लिया कि P² हमारे पास 25 है, तो क्या 25 5 से विभाजित नहीं होगा? होगा। 5 × 5 = 25। तो 25 का वर्गमूल क्या हुआ? 5। तो अगर 25 5 से विभाजित था तो 5 भी 5 से विभाजित होगा। तो P² 5 से विभाजित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि P भी 5 से विभाजित है। P भी 5 से विभाजित है। अब कह सकते हैं कि P भी हमारे पास 5 से विभाजित है। अगर किसी संख्या का वर्ग किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या निश्चित ही उस संख्या से विभाजित होती है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस P की जगह पर कुछ हम मानते हैं। क्या मानते हैं? अभी जैसे हमने किया, सेम तरीका वही। हमें मानते हैं कि माना ये जो P हमारे पास है, नीचे क्या है? 5, ये 5m के बराबर, नीचे जितना होगा उसी के गुणांक के रूप में उसको मान लेते। माना P जो है 5m है, तो ये P बराबर 5m हमने यहाँ रख दिया, तो ये हो गया Q² बराबर 5m² और बटे 5 हो गया। 5 का वर्ग हमने किया तो 25m² बटे 5। 5 से इसको हमने काट दिया तो क्या मिल गया हमें? 5m² मिल गया। क्या मिल गया? 5m² मिल गया। अब यहां से हम m² का मान निकालते हैं तो हमको जो m² का मान मिलता है वो मिलता है Q² बटे 5। क्या मिल रहा है? Q² बटे 5 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? Q² बटे 5 मिलता है। तो यहां से हमें मिल रहा है Q² बटे 5। तो ये मिला हमको Q² बटे 5। तो यहां से अब हमको क्या पता लगता है? अब हम ये बता सकते हैं, यहां से हम बता सकते हैं कि Q² 5 से विभाजित हो रहा है। Q² के नीचे क्या है? 5 है, तो Q² 5 से विभाजित है। तो हम ये कह सकते हैं Q² 5 से विभाजित है। Q² क्या है? 5 से विभाजित है। तो अगर Q² 5 से विभाजित है तो Q भी, हम कह सकते हैं Q भी 5 से विभाजित है।
तो क्यू भी हमारे पास क्या है, 5 से विभाजित है। अगर किसी संख्या का वर्ग किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है तो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होती है। अब हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ पर p हमारे पास 5 से विभाजित था, मतलब p के अभाज्य गुणनखंड में हमको 5 मिला। यहाँ पर हमने देखा कि q के अभाज्य गुणनखंड में हमें 5 मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि p और q, क्या कह सकते हैं, p और q, p और q, p और q का उभयनिष्ठ, p और q का उभयनिष्ठ, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। लेकिन हमने क्या माना था कि √5 हमारे पास परिमेय संख्या है, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 था। अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था हमने विरोधाभास का प्रयोग करके, उसको परिमेय संख्या माना था। तो जब परिमेय संख्या माना था तो गुणनखंड 1 था। अगर हमारे पास 1 आता तो हम ये कह सकते थे कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन कितना आया, 5 आया। आना कितना चाहिए था, 1, आया कितना, 5। तो हम यहां से कह सकते हैं लेकिन विरोधाभास द्वारा, लेकिन विरोधाभास द्वारा, लेकिन विरोधाभास द्वारा p और q, p और q का उभयनिष्ठ, p और q का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 के अतिरिक्त, उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त, 1 के अतिरिक्त नहीं हो सकता। हमने इसको विपरीत माना था, तो हमने कहा कि इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 के अतिरिक्त नहीं होगा। लेकिन हमने क्या देखा कि हमको जो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला वो 5 मिला। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या हमारे पास नहीं है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। 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 समझ में आ रहा है बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर हमसे बोर्ड परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस करके, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब ये क्वेश्चन हमें तैयार होते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा है। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इसको जो है सिद्ध करके सब लोग कोशिश करके सिद्ध करेंगे। हमें सिद्ध करना है कि √7, ये क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं। हमें सिद्ध करना है √7
एक अपरिमेय संख्या है। √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है। दूसरा हमें सिद्ध करके लाना है √2। दूसरा हमें सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा हमें सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दो क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना √7 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा हमें सिद्ध करना √2 एक अपरिमेय संख्या। सेम जैसे अभी हमने बताया √3 एक अपरिमेय संख्या। फिर उसके बाद हमने क्या बताया कि √5 हमारे पास एक अपरिमेय संख्या। सेम वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। हमें सिद्ध करना होगा कि √7 और √2 एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये दो क्वेश्चन हम आपको लगाने के लिए दे रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इनको लगाएंगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको मैथ आएगी। अब ये नहीं कि हमने एक बार पढ़ लिया बस खत्म कर दिया। तो जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमें मैथ कंप्लीट होती है। बिना प्रैक्टिस के मैथ में कुछ नहीं होता है। तो हम प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। आप हमारे साथ मेहनत करिए। हम 100% आपको रिजल्ट देखते हैं, गारंटी देते हैं कि आपके 100 में से 95 नंबर तो 100% ही आएंगे। पिछले सालों में जो लड़के पढ़ते रहे हैं सबके 95, 98, 100 तक पहुंचे। आप भी 100 नंबर तक ला सकते हैं, लेकिन हमारी मेहनत के साथ साथ आपको भी मेहनत की जरूरत होगी। आप जितना मेहनत करेंगे हमारा रिजल्ट उतना ही अच्छा जाएगा।